रेलेवेंसी हमारा खत्म हो चुका है। एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो फैक्ट है वो कैसे प्रूव हो सकता है। मोड ऑफ प्रूविंग फैक्ट, मीन्स ऑफ प्रूविंग फैक्ट, उसको हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी। कि भाई कोई भी फैक्ट ले लो, ए ने बी को कुछ भी बोला, ए सेड समथिंग टू बी, ठीक है, तो ये चीज कैसे प्रूव हो सकती है, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, इसको हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी। दूसरी भाषा में कौन सा एविडेंस दिया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी। ठीक है। रेलेवेंसी हम खत्म कर चुके हैं। रेलेवेंसी क्या होता है कि भाई कौन सा फैक्ट केस के रेलेवेंट होगा, केस से कनेक्टेड माना जाएगा। ठीक है। एडमिसिबिलिटी में है कि अगर वो फैक्ट केस से कनेक्टेड है तो उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, वो आज हम पढ़ेंगे एडमिसिबिलिटी में। एडमिसिबिलिटी किताबों में नो डाउट एडमिसिबिलिटी सेक्शन 56 से लेके 100 तक चलता है। पर जो मेन पोर्शन है, जो एडमिसिबिलिटी का मेन पोर्शन है, जो डायरेक्टली ये बताता है कि फैक्ट कैसे प्रूव हो सकता है, वो चलता है अपने सेक्शन 59 से 66 तक। एडमिसिबिलिटी, ये जो सेक्शन है, एक पहले इसके बारे में हमने डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने इसको डील करेंगे। ये जो सेक्शन है ये बताता है, जो जितने भी 59 टू 66 के सेक्शन है, ये बताते हैं कि भाई ओरल फैक्ट है तो वो ओरल एविडेंस से प्रूव होगा, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव होगा। जैसे ले लो कि भाई अभी ये न्यूज में भी चल रहा है, अतीक अहमद का मर्डर केस, ठीक है, अतीक अहमद यूपी का एक गैंगस्टर जिसको अभी मारा गया, हाल फिलहाल ये न्यूज में भी चल रहा है। अतीक अहमद को 3 लोगों ने गोली मारी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई 3 लोगों ने गोली मारी, तो किसी ने गोली मारी होगी, किसी ने गोली मारते हुए देखा होगा, किसी ने गोली की आवाज सुनी होगी, ठीक है। अगर ऐसे फैक्ट उठते हैं कि क्या अतीक अहमद को गोली मारी गई, तो अब ये क्या है, ये ओरल फैक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये वो बात है जो सुनी जा सकती है, ये कहीं लिखी तो नहीं होगी। अगर मान लो ये लिखी तो नहीं होगी, अपन अब आपका दिमाग ये चल सकता है कि क्यों, ये लिखी भी तो है, एफआईआर में कहीं लिखी होगी। पहली, जो पहला कनेक्शन बन रहा है वो बोल रहा हूं मैं, कि भाई उस फैक्ट का पहला कनेक्शन क्या बन रहा है। अगर उसने अतीक अहमद पे गोली चलाई होगी, जो भी एक्यूज है उसने अतीक अहमद पे गोली चलाई होगी, तो किसी ने सबसे पहले क्या हुआ होगा, किसी ने वो गोली की आवाज सुनी होगी, तो वो क्या है, वो फैक्ट ओरल फैक्ट है। किसी ने मर्डर देखा होगा, वो फैक्ट क्या है, ओरल फैक्ट है, वो किसी किताब में नहीं लिखा होगा। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो सुना जा सकता है, जो सुना होगा, जो सबसे पहले सुना होगा, देखा होगा, ये जो होते हैं ये ओरल फैक्ट होते हैं। अब वहीं पे आ जाती है कि अतीक अहमद की एज कितनी थी, अब वो तो कहीं नहीं आई होगी, तो वो कहां से प्रूव हो सकती है, मतलब कि एक्यूरेटली प्रूव कहां से हो सकती है, कागज से, कागज से प्रूव हो सकती है। तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट, उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं। तो अलग कैटेगरी का फैक्ट अलग तरह से प्रूव होगा। ओरल फैक्ट है तो ओरल एविडेंस से प्रूव होगा, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव होगा। ये सेक्शन ये कहना चाहते हैं। उसके बाद ये सेक्शन ये कहना चाहता है कि भैया जब आप ओरल एविडेंस देना चाहते हैं, जब भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, तो वो कैसा होगा, वो कैसा होगा मतलब उसका केस से वो डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकता है, ये भी बताते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे दिया जा सकता है, तो ये बताते हैं। तो ऑल एंड ऑल ये जो अपने सेक्शन जो अपने ऊपर पढ़ रहे हैं, ये अपने को बताते हैं कि भाई फैक्ट जो होता है ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है। उसके बाद
ओरल, अगर फैक्ट ओरल है तो उस पे ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। फैक्ट डॉक्यूमेंट्री है तो उस पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में दो तरह के एविडेंस हो सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ये इतनी सी बात कहना चाहता है कि किसी भी फैक्ट के ऊपर कब एविडेंस दिया जा सकता है। अगर वो फैक्ट ओरल है तो ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री के ऊपर भी यही बोलता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब दिया जा सकता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा हो सकता है। तो इतनी ही बात करता है ये कि ओरल एविडेंस कब दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस कैसा होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा होगा। इतनी सी बात करता है। ठीक है, अब हम एक एक बात को डिटेल में डील करेंगे। पहले हम इस पोर्शन को लेंगे कि भैया ओरल फैक्ट है तो उस पर ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, वो सब बातों को अपने इन डिटेल डील करेंगे। फिर हम इस पार्ट को लेंगे। अलग अलग ही है दोनों, हमने देख ही लिया। या तो कोई फैक्ट ओरल होगा या कोई फैक्ट डॉक्यूमेंट्री होगा। ओरल होगा तो ये वाला पार्ट लगेगा, डॉक्यूमेंट्री होगा तो ये वाला पार्ट लगेगा। ठीक है, अब हम पहले पार्ट को, ओरल फैक्ट वाले पार्ट को लेते हैं, जो आपका पार्ट 59 60 में चलेगा। ये जितना भी पार्ट है ये आपका 61 to 66 में चलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पहले पार्ट के ऊपर। यहां से हमारी बेयर एक्ट की बातें चालू होंगी। अभी जो हमने बातें की हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बातें की हैं। अब हमारी बेयर एक्ट की बातें चालू होंगी, नॉलेज की बातें चालू होंगी, या जो बातें पेपर में आ सकती हैं वो यहां से चालू होंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओरल फैक्ट पे, या हम ये आ जाते हैं कि ओरल एविडेंस कब दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी फैक्ट जो होगा उस पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। बस वो फैक्ट डॉक्यूमेंट्री फैक्ट नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, चाहे तो कान को ऐसे पूरा घुमा के पकड़ लो, चाहे डायरेक्ट पकड़ लो, एक ही बात है। तो चाहे तो आप ये बोल दो कि ओरल फैक्ट होगा तो ओरल एविडेंस दिया जाएगा, चाहे आप ये बोल दो कि फैक्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं होना चाहिए, फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 59। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओरल एविडेंस जो होगा वो कैसा हो सकता है। जो ओरल एविडेंस होगा वो कैसा हो सकता है। तो ओरल एविडेंस कैसा होगा, जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक है। ओरल एविडेंस कैसा हो सकता है। ओरल एविडेंस जो होगा वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। जब हमने एविडेंस एक्ट शुरू किया था तब हमने बात पढ़ी थी कि एविडेंस चाहे तो डायरेक्ट हो सकता है, एविडेंस चाहे इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब वो एविडेंस जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ए ने बोला कि मैंने बी को मर्डर करते देखा है, डायरेक्ट एविडेंस। ए ने बोला कि मैंने बी को मर्डर करते नहीं देखा है, पर जब मैं उस जगह से निकल रहा था तब बी अपने हाथ में खून से भरा चाकू लेके भाग रहा था, इनडायरेक्ट एविडेंस। क्वेश्चन क्या है, क्या ए ने मर्डर किया, तो उस पर डायरेक्ट तो वही एविडेंस होगा जो ये बोले कि मैंने मर्डर देखा। जिसने मर्डर नहीं देखा उसने ए को भागते देखा। मान लो ए ने जिसका मर्डर किया है, ए के बीच में और उस तीसरे पर्सन के बीच में उसने कहा सुनी सुनी, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो उसने सुनी पर मर्डर नहीं देखा, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। ओरल एविडेंस इनडायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होगा। डायरेक्ट का यहां मतलब ये है कि अगर जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो इस तरह का है जो सुना जा सकता है। जो क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा फैक्ट हुआ है और फैक्ट इस कैटेगरी का है कि वो सुना जा सकता है, तो एविडेंस सिर्फ वही व्यक्ति आके दे सकता है
जो ये बोले कि मैंने ये बात सुनी। अगर फैक्ट इस कैटेगरी का है कि जो फैक्ट जो है वो सिर्फ देखा जा सकता है, तो एविडेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो ये बोले कि मैंने ये फैक्ट देखा। अगर जो फैक्ट है वो इस कैटेगरी का है कि वो किसी और सेंस में स्मेल किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, अगर कुछ ऐसा है, तो एविडेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो ये बोले कि हाँ मैंने उस चीज को स्मेल किया था, मैंने उस चीज को टेस्ट किया था। तो सिंपल सी भाषा में यही है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होगा केस के ऊपर। डायरेक्ट के ऊपर इन्होंने जो सेक्शन 60 है उसने बकायदा इन डिटेल ये बात बताई है। उसने कहा है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होगा, उसके बाद उसने बकायदा ये भी बता दिया कि किस तरह के फैक्ट के ऊपर किस तरह के एविडेंस को हम डायरेक्ट मानेंगे। तो सेक्शन 59 तो हम समझ गए कि ओरल एविडेंस कब दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस कब दिया जा सकता है। अब हमारी बात आती है सेक्शन 60। वो ये कहता है कि ओरल एविडेंस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट, कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। इसको बकायदा डिटेल में बताते हुए ये सेक्शन ये भी कहता है कि अगर फैक्ट ऐसा है जो सुना जा सकता है, तो विटनेस वो होगा जिसने सुना है उस बात को, हु हैज हर्ड इट। अगर फैक्ट ऐसा है जो देखा जा सकता है, तो विटनेस वही हो सकता है जिसने इस फैक्ट को देखा। अगर फैक्ट ऐसा है जो फील किया जा सकता है किसी भी अपने सेंसेस के थ्रू, स्मेल, टेस्ट, तो विटनेस वही व्यक्ति होगा जिसने उस चीज को फील किया है थ्रू हिज ओन सेंसेस। इवन इवन एक और बात भी बोली है कि अगर जो फैक्ट है वो क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन, इसके बारे में भी उसने ये बात बताई है कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियन भी एक तरह से ओरल एविडेंस ही तो है। एक्सपर्ट आगे अपनी बात कोर्ट में बताता है कि हाँ सर, जिस हिसाब से ये आदमी मरा है, जिस हिसाब से इसकी बॉडी ने सिम्टम दिखाए हैं, ऐसा लगता है कि इसको जहर से मारा गया है। उसने आके गवाही तो दी, ओरल एविडेंस ही तो है। तो अगर फैक्ट जो है वो क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन, तो एविडेंस जो है, जो विटनेस होगा वो कौन होगा, वो होगा एक्सपर्ट, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पर्सन हु हैव ओपिनियन। तो जो ये सेक्शन है ना, जो ये बता रहा है कि ओरल एविडेंस कैसा होगा, ओरल एविडेंस कैसा होगा, ये बता रहा है भाई ओरल एविडेंस क्या होगा, डायरेक्ट, केस से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। और इसी को इसने बकायदा स्पेसिफिक भी किया है। स्पेसिफिक कैसे, इसने ये तक बताया कि अगर फैक्ट ऐसा है जो सुना जा सकता है, सुना मतलब क्या ए ने बी को पिस्टल से मारा, तो किसी ना किसी ने पिस्टल की आवाज सुनी होगी। क्या ए ने बी को पिस्टल से मारा, तो गोली चली होगी, आवाज सुनी होगी। विटनेस कौन हो सकता है, वो आदमी जिसने गन की साउंड सुनी, वही आके विटनेस बन सकता है। जो ये बोले कि हाँ सर, मैंने मर्डर तो नहीं देखा है, पर मैंने गोली की आवाज जरूर सुनी थी। ठीक है, हमें यही सुन जानना है कि क्या ए ने बी को पिस्टल से मारा, तो मतलब आवाज हुई होगी। तो विटनेस कौन हो सकता है, जिसने उस आवाज को सुना। वो व्यक्ति विटनेस नहीं हो सकता जो मार्केट से जा रहा था और दो लोग बात कर रहे थे कि कल जो है ए ने बी को गोली मारी, तो वो आके बता दे हाँ सर, मैंने जो है दो लोग बात कर रहे थे उनसे सुना कि ए ने बी को गोली मारी, तो यहाँ पे मतलब इतनी जोर से आवाज आई कि एक बार तो सब डर गए, तो सर मैंने उनकी बात सुनी। कोर्ट कहेगी नहीं, आपने पिस्टल की आवाज सुनी है क्या। अगर आपने सुनी है तभी आप विटनेस बन सकते हैं, तभी आप ओरल एविडेंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरा, अगर फैक्ट ऐसा है जो देखा जा सकता है, क्वेश्चन उठता है क्या ए ने बी का मर्डर किया।
अब मर्डर किया तो मतलब एक सीन क्रिएट होता है। अब वो किसी ने देखा हो तभी एविडेंस दे सकता है। तो यहाँ पे वो विटनेस बन सकता है जिसने ए ने बी को मर्डर करते देखा। किसी ने कहीं सुना, किसी ने, मान लो जो व्यक्ति है, क्वेश्चन उठता है क्या ए ने बी का मर्डर किया, विटनेस बनता है सी। सी ने मर्डर देखा है, सी ने ए को मर्डर करते देखा है, विटनेस बन सकता है। पर वही जो सी है उसने मर्डर नहीं देखा, उसने डी को, उसने डी से ये बात सुनी कि मैं मार्केट से जा रहा था, ए ने बी का मर्डर किया है, ये मेरे को पता है। सी आके कोर्ट में बताता है कि सर मैंने डी ने मेरे को ये बात बताई है कि ए ने बी का मर्डर किया है। कोर्ट कहेगी नहीं, आपने मर्डर देखा है या नहीं? सर मैंने नहीं देखा। यू आर नॉट एन एलिजिबल विटनेस। अगर आप विटनेस तभी होंगे जब आपने मर्डर देखा होगा। एग्जाम्पल, सीन मर्डर। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो फील किया जा सकता है, जैसे कि कोई स्मेल, जैसे कि जो पाउडर मिला था वो ड्रग्स था या नहीं था, तो वो कौन बता सकता है? जिसने उसको टेस्ट किया होगा। गैस लीकेज हुई या नहीं हुई, कौन बता सकता है? जिसने उस गैस को स्मेल किया होगा, वही विटनेस हो सकता है। एक्सपर्ट का ओपिनियन, किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन है, वो कोर्ट में आता है, उसको प्रूव करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर गवाह कौन हो सकता है? वो खुद एक्सपर्ट। खुद एक्सपर्ट। क्वेश्चन उठता है क्या जो पेपर है में जो हैंडराइटिंग है वो एक ही हैंडराइटिंग है? पेपर को एक्सपर्ट को भेजा गया, उसने इस हैंडराइटिंग को एग्जामिन किया, उसने कहा कि जी एक ही हैंडराइटिंग है। अब ये एविडेंस कौन आके दे सकता है? जिस एक्सपर्ट ने इसको एग्जामिन किया, जिस एक्सपर्ट ने इसको एग्जामिन किया। तो ये सेक्शन जो है, जो ये बताता है कि ओरल एविडेंस कैसे हो सकता है, वो ये कहना चाहता है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। ओरल एविडेंस की जो चैन बनेगी, चैन कैसी होगी कि ये फैक्ट है और उसका इमीडिएट जो होगा, ये फैक्ट है, उसका इमीडिएट जो कनेक्शन होगा वो आके एविडेंस दे सकता है, वो आके प्रूव कर सकता है इस फैक्ट को। ये फैक्ट, मान लो इंसिडेंट हुआ तो जिसने देखा, इंसिडेंट सुनने लायक था जिसने सुना। अगर जिसने सुना उसने आगे जाके किसी को बात बताई, ये आदमी नहीं दे सकता एविडेंस। बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन होना चाहिए ओरल एविडेंस के केस में। तो ओरल एविडेंस हमेशा क्या होगा? डायरेक्ट। ये है अपना ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में हमें दो ही बातें जानने लायक है। ओरल एविडेंस कब दिया जाता है? ओरल फैक्ट में। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं है, अगर फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आप ओरल एविडेंस दे दीजिए। ओरल एविडेंस कैसा होगा? ऑलवेज डायरेक्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड टू केस। सच एज, ये पूरी लिस्ट बताई है। लिस्ट बताने का इंटेंशन क्या है? लिस्ट बताने का इंटेंशन एक ही है कि ये बिल्कुल पर्टिकुलर करना चाहता है। जो एविडेंस एक्ट है उसका जो सेक्शन 60 है वो बकायदा पर्टिकुलर बता रहा है कि अगर फैक्ट सुना जा सकता है तो विटनेस सिर्फ वही होगा जिसने सुना है। ये लिस्ट इसीलिए बताई गई है। तो यहाँ पर अपना ओरल एविडेंस खत्म होता है, जो दो ही बातें बोलता है कि ओरल एविडेंस तभी दिया जाएगा अगर फैक्ट ओरल है। ओरल एविडेंस जो है हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए केस के ऊपर। यहाँ अपना ओरल एविडेंस खत्म होता है। अब आती है बात, ओरल एविडेंस हमारा खत्म हो गया। ये जो कंसेप्ट है ना कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए? डायरेक्ट। ये जहां से आया है, इंग्लैंड से आया है, इंग्लिश लॉ से आया है, वहां पे इस सेम कंसेप्ट को लिखा गया है दूसरे तरीके से। जो तरीका है hearsay evidence not admissible,
वहां पे इस तरीके से लिखा गया है। हमारे इंडियन लॉ में तो सिंपल तरीके से लिखा गया है, इंग्लिश लॉ में ऐसे लिखा गया है, मतलब दोनों का सेम है। कैसे है? ये क्या कहना चाहता है? सुनी सुनाई बातें एडमिसिबल नहीं है। यहां भी यही मतलब निकलता है। यहां कैसे मतलब निकलता है? देखिए, फैक्ट कौन सा होना चाहिए? अगर मान लो फैक्ट ऐसा है जो सुना जा सकता है, तो एविडेंस कौन देगा? जिसने सुना है। अगर ऐसा होता है कि जिसने ये बात सुनी उसने आगे जाके तीसरे आदमी को बात बताई, वो कोर्ट में एविडेंस देता है, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ए ने बी को कुछ बोला तो एविडेंस सिर्फ बी दे सकता है। बी ने आगे सी को बात बताई, सी एविडेंस नहीं दे सकता। यही ये बात बोलता है। सेम टू सेम बात ये लाइन भी कहना चाहती है। ये लाइन क्या कहती है? सुनी सुनाई बात है। हियरसे का मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बात है। तो अगर विटनेस जो आके अपनी बात बता रहा है, उस चीज के बारे में जो नॉलेज है वो विटनेस ने अपने सेंसेस से नहीं किसी और से गेन की है। यहाँ पे जो विटनेस जो सी बन रहा है, उसने इंफॉर्मेशन खुद तो नहीं गेन की, उसको किसने आके बताई? बी ने। बात ए ने बी को बोली, बी ने सी को बताई। सी को डायरेक्टली ए से तो बात नहीं मिली, तो सी ने उस बात को डायरेक्टली तो नहीं सुना है। सी को ये बात बी ने बताई है, तो ये बन जाता है हियर से। ये क्या बन जाता है? हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस का मतलब होता है वेयर अ विटनेस गिव्स एन एविडेंस of a fact of which he has gained knowledge not through his own senses but from information from any other person, उसको हम बोलते हैं हियर से। सेम बात यहाँ है, बस यहाँ सिंपल भाषा में है। तो अगर चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, हियर से एविडेंस नॉट एडमिसिबल, आप हियर से एविडेंस डिफाइन करना और सेक्शन 60 लिख देना कि सेक्शन 60 जो है इस रूल को अप्लाई करता है और वो ये बातें बताता है। सेक्शन 60 क्या बोलता है? ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, ये कुछ बातें बोलता है। तो हियर से एविडेंस नॉट एडमिसिबल पूछ ले, या वो ये पूछ ले कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम बातें हैं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, इतना ही है। अब हम आते हैं कि भाई हम ये तो समझ गए, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया कि हियर से एविडेंस नॉट एडमिसिबल। आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हियर से एविडेंस, वेदर इट इज एडमिसिबल। आप हियर से को डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर ये एडमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 60 बोलता है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, हियर से एविडेंस जो है डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। पूरा आप सेक्शन बता देंगे, बात खत्म। अब आती है बात एक्सेप्शन की। चाहे इसकी एक्सेप्शन बोल दो ओरल एविडेंस की, चाहे हियर से की बोल दो। एक्सेप्शन हालांकि इस सेक्शन में नहीं है, पर्टिकुलरली इस सेक्शन में वो एक्सेप्शंस नहीं है। वो एक्सेप्शंस क्या है? पूरे एविडेंस एक्ट के अंदर कहां कहां ये एक्सेप्शन के तौर पर जोड़ा गया है कि ओरल एविडेंस चाहे डायरेक्ट नहीं है पर फिर भी एक्सेप्टेबल होगा। इस टॉपिक को हम इसके साथ ही जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन वही चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको यही कवर करेंगे। हमारा टॉपिक जो एडमिसिबिलिटी है वो तो यही दो बातें बताता है, पर ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन, इसके जो अपवाद हैं वो हम अभी इसी के साथ ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, क्या इसके कोई एक्सेप्शंस हैं, इसके कोई अपवाद हैं? बिल्कुल है, होना चाहिए। मतलब कि ए ने बी को कुछ बोला तो एविडेंस कौन दे सकता है? बी दे सकता है, यही है। ठीक है, क्वेश्चन उठता है, हाँ ए ने बी को कुछ बोला, एविडेंस कौन दे सकता है? बी दे सकता है। ठीक है, ए ने बी से पैसा लिया, ए ने बी से पैसा लिया, ट्रांजैक्शन इन लोगों के बीच में हुई। ठीक है, तो एविडेंस कौन दे सकता है? या बी दे सकता है या ए दे सकता है। केस बता रहा हूं, अब आपको इस टॉपिक पे ला रहा हूं। ए ने बी से पैसा लिया,
या तो एविडेंस बी दे सकता है जिसने पैसा दिया है, या एविडेंस ए दे सकता है, और तो कोई दे नहीं सकता। या मान लो कोई तीसरा पर्सन है जिसने इस पैसा देने का या लेन देन को देखा हो, उसने देखा हो। अब हम कहते हैं ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिसने इस चीज को देखा हो, कोई व्यक्ति नहीं है, दो ही लोग हैं, पैसा बी ने एक उसके घर जाके दिया, किसी ने देखा नहीं है। पर फिर भी एडमिशन में एक एक्सेप्शन बनता है, यहाँ पे वो व्यक्ति आके विटनेस बन सकता है जिसको ए ने ये बात बताई। अगर ए डी को ये बात बोलता है कि यार मैंने बी को पैसे देने हैं, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिशन, उस स्टेटमेंट को ए के खिलाफ मानते हुए, एडमिशन मानते हुए, डी जो है यहाँ पे एविडेंस दे सकता है। ये हमने एडमिशन में पढ़ा, ऐसा हो सकता है, कहीं गलत नहीं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? एडमिशन। अगर एडमिशन क्या बनता है कि अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है, अगर जो स्टेटमेंट है वो एक्यूज्ड के खिलाफ है, जस्ट अ मिनट, देखिए है वो एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ है, और वो स्टेटमेंट एक्यूज ने ही बोली है। वो स्टेटमेंट किसने बोली है? एक्यूज ने। जो बात है वो एक्यूज के ही खिलाफ है, वो बात को एक्यूज ने ही बोली है, चाहे किसी तीसरे पर्सन को बोल दी, टू थर्ड पर्सन, चाहे किसी तीसरे पर्सन को ही बोल दी है। पर अगर हम ये रूल लगाएं ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, तब तो ये तीसरा आदमी बात ही नहीं दे सकता, या के कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए ने बी से पैसा लिया, एक बंद कमरे में बी ने ए को पैसा दिया है, या तो कोई तीसरा आदमी जिसने इस इंसिडेंट को देखा हो वो गवाही दे सकता है, ऐसा कोई है नहीं। बाद में ए ने डी को ये बात बताई है, यार ऐसे करके मैंने पैसा देना है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिशन, हमने एडमिशन में पढ़ा था, ऐसा हो सकता है, स्टेटमेंट आके एविडेंस दे सकता है ना कि पार्टी ने कोई ऐसी बात बोली है जो पार्टी के खिलाफ है, तो उसके वो बात आके कौन बता सकता है? जिसको पार्टी ने ये बात बोली, तीसरा पर्सन जिसको हम बोल रहे हैं। एडमिशन में ऐसा होता है, पर यहाँ की अगर लाइन लगाए तो ऐसा नहीं हो सकता, तभी ये अपवाद बनता है। अगर एक्यूज्ड पर्सन ने कोई भी बात बोली है जो एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ है और किसी तीसरे पर्सन को ये बात बोली गई है, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ है, तो स्टेटमेंट बन जाती है एडमिशन, एंड सेक्शन 18 लगा के हम इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट भी मानेंगे, और इस स्टेटमेंट को ये तीसरा पर्सन प्रूव कर सकता है। तो सबसे पहला अपवाद है एडमिशन। अगर पार्टी ने अपने खिलाफ कोई भी बात बोली है, जो भी तीसरे पर्सन को ये बात बोली है, वो वो आके एविडेंस दे सकता है, चाहे ये तीसरा पर्सन डायरेक्ट नहीं है, चाहे ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इसने इंसिडेंट नहीं देखा होगा, इसने इंसिडेंट नहीं सुना होगा, पर जो कि एडमिशन है उसके खिलाफ जा रही है पार्टी के, तो ये रेलेवेंट होगी, और ये पार्टी आगे क्या दे सकता है? एविडेंस। दूसरा, कन्फेशन। जो लॉजिक एडमिशन को लगा रहे हैं वही लॉजिक कन्फेशन को भी लगता है। ए ने बी का मर्डर किया, ए ने जाके ये कन्फेशन कर दी, किसको? सी को। किसको कर दी? सी को, कोर्ट को नहीं, सी कोई आदमी है उसको कर दी। अब अगर हम कन्फेशन के प्रोविजन पढ़े तो सी आके कोर्ट में एविडेंस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानते हुए
सी जो है कोर्ट में आएगा और बोल देगा कि सर ए ने मेरे को ऐसी बातें बोली। तो दूसरा अपवाद क्या बनता है? कन्फेशन। कन्फेशन मतलब कन्फेशन बाय एक्यूज्ड टू थर्ड पर्सन, और तो थर्ड पर्सन जो है वो एविडेंस दे सकता है, चाहे ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो अगर हम इस रूल को लगाएं, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, तो भैया देखो ए ने बी का मर्डर किया, गवाह कौन बन सकता है? जिसने मर्डर देखा। पर कन्फेशन का रूल लगाएं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन चाहे सी को की है वो गवाही दे सकता है। तो एडमिशन, कन्फेशन, अगर एडमिशन का केस बनता है तो वो क्या हो जाएगा? सेक्शन 60 का अपवाद। वहां पे तीसरा पर्सन गवाही दे सकता है, एविडेंस बन सकता है, चाहे वो डायरेक्ट नहीं होगा। अगर कन्फेशन का केस बनता है वहां पे तीसरा पर्सन गवाही बन सकता है, एविडेंस दे सकता है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। ठीक है, सेम कंसेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन में लगेगा। जिसको उसने स्टेटमेंट दी होगी, जो मरने वाला आदमी है, जिसको भी उसने स्टेटमेंट दी होगी, हो सकता है उसने इंसिडेंट देखा ही ना हो, उसको कोई भी ज्ञान ना हो, पर वो आके कोर्ट में गवाही दे सकता है कि सर ए मरने से पहले मुझे ये बात बता के गया था। डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट है, एविडेंस उसका माना जाएगा, एडमिसिबल होगा। डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके अलावा एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, उसके अलावा एक आता है सेक्शन 60 का प्रोविजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, ये तीनों तो आपको फिर भी याद हो जाएंगे, ये थोड़ा देख लेना है। हमने एक बात पढ़ी थी अभी, हमने ये पढ़ा था कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसके ऊपर गवाही कौन दे सकता है? उसके ऊपर गवाही सिर्फ एक्सपर्ट दे सकता है। अगर एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसके ऊपर गवाही कौन दे सकता है? एक्सपर्ट। हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब बात आती है एक एक्सेप्शन। मान लीजिए वही केस ले लेते हैं, हैंडराइटिंग वाला। पेपर है, हैंडराइटिंग किसकी है? एक ही है या नहीं है? एक एक्सपर्ट ने एग्जामिन किया, उसने अपनी रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट कोर्ट में भेज दी। गवाही कौन दे सकता है सेक्शन 60 के हिसाब से? ये एक्सपर्ट। और जिस समय इसको गवाही के लिए बुलाया गया तब तक ये मर चुका था। अब क्या करेंगे? तो अब आता है ये अपवाद, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर एक्सपर्ट मर चुका है, एक्सपर्ट की गवाही चाहिए, तो आप क्या करिए? एक्सपर्ट ने अगर कोई किताब लिखी हुई है, उसकी जो थीसिस है उसके ऊपर कोई किताब लिखी हुई है, और इस किताब के अंदर, उस किताब के अंदर जो वो ओपिनियन देता है उस ओपिनियन को प्रूव करने की बातें हैं, उस किताब से आप उस ओपिनियन को प्रूव कर सकते हैं, तो आप उस किताब को पेश कर दीजिए। सिंपल सी भाषा में ये एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर, इसको मैं हटा देता हूँ फिर थोड़ा लिखता हूँ। ये कहना चाहता है कि भैया देखिए, आपको प्रूव करना था कि एक्सपर्ट आके गवाही देगा, एक्सपर्ट अपना ओपिनियन प्रूव करना चाहता था कि सर मैंने ये बात क्यों बोली, कैसे बोली, वो सब बता देगा कि मुझे क्यों लगा कि एक ही हैंड जो पेपर है उस पर जो हैंडराइटिंग है वो एक ही है, मुझे क्यों लगा, वो सारी आके गवाही देगा, मैंने क्या रिसर्च किया वो सब। अगर जो एक कोर्ट में आके बोलेगा बातें, वो बातें किसी किताब में लिखी हुई है, और वो किताब जो है वो जनरल सेल भी होती है, किताबें जैसे बाजार में नहीं बिकती वैसे वो किताब जनरल सेल भी होती है। एक्सपर्ट मर चुका है, अगर एक्सपर्ट मर चुका है और एक्सपर्ट ने अपनी कोई बातें जो हैं, जो बातें एक्सपर्ट कोर्ट में आके बोलता वो बातें उसने किताब में लिख रखी हैं, तो आप जो कि अब एक्सपर्ट नहीं है, तो आप उस किताब को एज एन एविडेंस पेश कर दीजिए। डायरेक्ट एविडेंस हुआ? डायरेक्ट नहीं हुआ,
भाई जहां सेक्शन 60 बोलता है कि अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन है तो एक्सपर्ट ही आके कोर्ट में बोलेगा, यहाँ एक्सपर्ट कहाँ आया, यहाँ उसकी किताब आई, एक्सपर्ट आया नहीं, उसकी किताब आई। तो ये कुछ 3-4 एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है किसके ऊपर कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, इसके कुछ अपवाद। हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, पर कब एडमिसिबल है, ये 4 अपवाद। इस क्वेश्चन को आप कैसे भी बना लीजिए, इस एक टॉपिक के 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू इट, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू इट। ये इतना सा है। तो एक बार अपने इसको सम अप कर देते हैं। ये जो टॉपिक है ये अपना इतना सा ही है कि ओरल एविडेंस सिर्फ ओरल फैक्ट को प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। क्या इसके कोई अपवाद है, बिल्कुल है। अगर जो है एडमिशन का केस बनता है तब इस अपवाद, ये जो सेक्शन 60 है वो नहीं लगेगा, उसमें तीसरा आदमी आके गवाही दे सकता है। कन्फेशन के केस में, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में, या फिर सेक्शन 60 का एक अपवाद अलग से भी जो ये बोलता है कि अगर एक्सपर्ट का एविडेंस, एक्सपर्ट की गवाही चाहिए कोर्ट में, एक्सपर्ट मर चुका है, तो उस केस के अंदर एक्सपर्ट ने जो बातें बोलनी थी वो अगर किसी किताब में लिखी हुई है तो आप उस किताब को एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर दीजिए। ये 4 अपवाद है, एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन और सेक्शन 60 का एक खुद से जो अपवाद है। ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन 2 ही तरीके से बन सकता है जो मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन या तो ये ऐसे आ सकता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू इट, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, इज देयर एनी एक्सेप्शन। 2 ही तरीके से आ सकता है। पहला पार्ट एडमिसिबिलिटी का खत्म, सेक्शन 59, सेक्शन 60। ये जो अपवाद है ये एविडेंस के अलग अलग पार्ट में बोले गए हैं, अपने ने इसको यहाँ एक साथ। चलिए अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपना टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम ये पढ़ चुके हैं ओरल एविडेंस कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। अब हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। सबसे पहली बात कि अगर फैक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है, कोई पेपर है उस पे ए ने कोई बात लिखी है, कुछ भी, लाइक आई ओ मनी टू सी, ऐसी कोई बात लिखी हुई है ए ने, यही बात प्रूव करनी है कि क्या ए ने ऐसी कोई बात लिखी हुई है, तो आप इस पेपर को लाएंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट हो चुका है, ये बात अब पेपर पर रिकॉर्ड हुई हुई है, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट। और जो कि ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट हो चुका है तो आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देंगे। कोई भी ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सेल का, मॉर्टगेज का, लीज का, ये सब चीजें जो हैं इन सबको आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब देंगे, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट के केस में। अगर कोई फैक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। अब आती है बात कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी पेश कर देंगे। ओरिजिनल को लीगल भाषा में बोला गया है प्राइमरी एविडेंस, फोटोकॉपी को बोला गया है क्या, सेकेंडरी एविडेंस। तो एविडेंस जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो कैसा हो सकता है, वो या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। तो अब अपनी बात आती है 59 60 हमारा हो चुका है, 61 से 66। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब होगा, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट के केस में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा होगा, मतलब डॉक्यूमेंट को जो प्रूव करने के लिए एविडेंस हो सकता है वो कैसा होगा, वो या तो प्राइमरी होगा या होगा सेकेंडरी। क्या कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 61। या प्राइमरी एविडेंस होगा या होगा सेकेंडरी एविडेंस।
सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 61। अब आती है बात प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। जनरली हम समझ चुके हैं कि भाई अगर ओरिजिनल आता है तो प्राइमरी है, सेकेंडरी आता है तो फोटोकॉपी है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग केस में हम देखेंगे कि अगर मान लो कोई कागज कई पार्ट्स में है, तो डॉक्यूमेंट जो है कई पार्ट्स में है। मान लो कोई एक किताब है, उसके दो पार्ट है, तो क्या सिर्फ एक ही पार्ट प्राइमरी होगा या दोनों पार्ट प्राइमरी होंगे? कौन सा पार्ट प्राइमरी होगा? काउंटर पार्ट नाम की एक चीज होती है, उसमें प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा, तो हम ये चीजें देखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। ओरिजिनल, if document in parts, if document in counterpart, if number of document all made from one uniform process। ये चार कंडीशन में हम देखेंगे प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट हम किसको बोलेंगे। देखिए, पहला तो सिंपल है, अगर कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश होता है तो वो कहलाएगा प्राइमरी एविडेंस। डिस्प्यूट होता है, क्या ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये मान लो एग्रीमेंट है ए और बी के बीच का, ये अगर एग्रीमेंट ही पेश हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एविडेंस। क्या कहलाएगा, प्राइमरी एविडेंस। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस जानना क्यों जरूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में? हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस हर केस में नहीं दिया जाता है। बहुत लिमिटेड कंडीशन है जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, वरना कोर्ट हमेशा आपको प्राइमरी एविडेंस देने को बोलेगी। तो अगर कुछ कंडीशंस होती हैं तब सेकेंडरी, अदरवाइज प्राइमरी ही। तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा प्राइमरी एविडेंस होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्राइमरी होगा, एक चीज। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट पार्ट्स में है, ये जो एग्रीमेंट है ये तीन पार्ट में, तीन सेट है इसके। सेट का मतलब ये नहीं है कि सेम सेट है, तीन सेट मतलब एक कागज पे ए के बारे में डिटेल है, एक कागज पे बी के बारे में डिटेल है, एक कागज पे एग्रीमेंट है। तो तीन पार्ट हुए, जैसे किताब के तीन पार्ट होते हैं, हर पार्ट सेम तो नहीं होता है। वैसे अगर डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में है तो ईच पार्ट, जो ईच पार्ट है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। कोई भी कागज जो उसका पार्ट का पेश होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। मान लो ये एग्रीमेंट है तीन कागज पे, एक पे ए की डिटेल है, एक पे बी की डिटेल है, तीसरे पे एग्रीमेंट है, तो तीनों जो कागज हैं वो प्राइमरी है। तीनों क्या है, प्राइमरी है। क्यों है प्राइमरी? क्योंकि भाई तीनों की कोई कॉपी थोड़ी है, कागज हैं, तीनों अलग अलग कागज हैं, तीनों अलग अलग बातें बताते हैं और ओरिजिनल भी है। तो अगर डॉक्यूमेंट पार्ट्स में है तो ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस, इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, अगर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में है, काउंटर पार्ट क्या होता है? एक्चुअली काउंटर पार्ट एक तरह की कॉपी ही होती है, पर काउंटर पार्ट जो है ये एक स्पेशल टर्म है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट की, किसी लीगल डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनाई जाती है, और वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उस पर जो साइन चाहिए, जो पार्टीज जिनके साइन चाहिए वो इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक पेपर पे सबके साइन नहीं लिए जा सकते। मान लो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट था, यहाँ एग्रीमेंट है ए एंड 100%। ए एक आदमी है और सामने 100 लोग हैं। अब 100 लोगों में से कोई एक तो राजस्थान में है, एक पंजाब में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, 5 लोग हिमाचल में है, 10 लोग बॉम्बे में है, 20 लोग कर्नाटका में है, ऐसे करके पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो अब क्या करें? अब सबके पेपर को एक एक आदमी के पास थोड़ी लेके जाएंगे साइन करवाने, मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इसकी 100 कॉपीज बना दी जाएंगी। इसकी कितनी बना दी जाएंगी? 100 कॉपीज। और क्या कर दिया जाएगा,
इन सबको भेज दिया जाएगा कि आप एक काम करो, अपने अपनी जो जो आपको कॉपी मिलती है उस पर साइन करो। एक कागज पर सबके साइन नहीं हुए, वैसे तो देखा जाए तो एक कागज पर होने थे, नहीं हुए, अलग अलग कागज पर सबके साइन हुए। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटर पार्ट। कहने को ये कॉपीज दी है उसकी, पर ये लीगली इसको कॉपी नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है काउंटर पार्ट। तो अगर कभी भी किसी कागज की कई कॉपीज बनाई जाती हैं, किस वजह से, इस वजह से कि भाई सभी पार्टीज के साइन एक ही पेपर पे लेना मुश्किल है, तो हम उसको उसकी कॉपी नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। ऐसी स्थिति में वो क्या बनते हैं, काउंटर पार्ट। ठीक है। अब आती है बात, अगर काउंटर पार्ट है, जो एक डॉक्यूमेंट है वो कई काउंटर पार्ट में हुआ है, कॉपीज नहीं है, ये क्या है, काउंटर पार्ट। तो इस केस के अंदर प्राइमरी एविडेंस कौन सा होगा, ये कागज होगा, ये कागज होगा, ये कागज होगा। कानून बोलता है ऐसे नहीं होगा। मान लो ये 100% थे, एक एक आदमी था बी, एक था सी, एक था डी। यहाँ बी के साइन, यहाँ सी के साइन, यहाँ डी के साइन। ये एक ही कागज प्राइमरी एविडेंस भी होगा, ये एक ही कागज सेकेंडरी एविडेंस भी होगा। कैसे, अगर काउंटर पार्ट इस कागज को लेते हैं जिसको बी ने साइन किया, ये जो कागज है, ये वाला जिसको बी ने साइन किया है, ये प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट बी, अगेंस्ट बी। क्यों होगा, क्योंकि कानून ये बोलता है इन केस ऑफ काउंटर पार्ट, इन केस ऑफ काउंटर पार्ट, वो काउंटर पार्ट जिसको पार्टी ने साइन किया है वो होगा प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी साइनिंग। वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस। बाकी पार्टीज के खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस। क्या होगा, सेकेंडरी। कब दे सकते हो, जो जो कंडीशन अपने पढ़ेंगे सेकेंडरी एविडेंस देने की, तब दे सकते हो। तो इफ डॉक्यूमेंट इज इन काउंटर पार्ट, इट इज प्राइमरी अगेंस्ट पार्टी executing it, or it is secondary against party not executing। तो अगर कोई भी कागज काउंटर पार्ट में है तो उस काउंटर पार्ट के अंदर जिस पार्ट को पार्टी ने साइन किया है वो पार्ट उस पार्टी के लिए जो साइन कर रही है उस कॉपी को, वो बनेगा उस पार्टी के खिलाफ प्राइमरी। बाकी सब क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि पार्टी को तो यही कागज मिला, पार्टी के तो ओरिजिनल साइन इसी कागज के ऊपर है, तो ये इस पार्टी के खिलाफ होगा प्राइमरी, बाकी सब होंगे उसके खिलाफ सेकेंडरी। अब आता है चौथा ऑप्शन। अगर कई बार क्या होता है, तो हमने ये एग्रीमेंट पढ़ा, कई बार क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट है इसकी फोटोकॉपी निकाली, ये एक तो हुआ ओरिजिनल, इसकी फोटोकॉपी की गई, 100 कॉपियां निकाली गई, 100 कॉपीज। ठीक है, नो डाउट ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, जनरल केस में, जनरल केस में। अब मैं बोलता हूं ये कागज ही नहीं है अपने पास, ये कागज है ही नहीं, ये कागज गुम गया, कुछ भी हो गया। अब क्या करेंगे, 100 कॉपीज है, कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। जो कागज पहले नंबर पर निकला वो प्राइमरी होगा, दूसरे वाला सेकेंडरी होगा, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अगर कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि है तो कॉपीज, पर वो कॉपीज एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है, मतलब एक ही टाइम में फोटोकॉपी हुई, एक ही ओरिजिनल से फोटोकॉपी हो रही है, फोटो क्लिक हुई, उस एक ही फोटो की 100 कॉपीज निकली है, तो ये सारी की सारी कॉपीज प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, प्राइमरी एविडेंस। तो अगर बहुत नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है मोर देन वन डॉक्यूमेंट, मोर देन वन, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, सब के सब एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं। यूनिफॉर्म प्रोसेस मतलब फोटोकॉपी से बने ये सब, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, इन सब से, और एक साथ निकले। तो ये नहीं है जो कागज पहले निकल गया वो प्राइमरी हो गया बाकी सेकेंडरी, नहीं। जितने भी कागज निकले हैं, प्रिंटिंग मशीन से कागज निकलते जा रहे हैं, उस कागज की 100 कॉपीज निकलेंगी, तो वो जितनी भी कॉपीज हैं वो सब एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है।
आपने फोटोकॉपी करवाई, ओरिजिनल तो चलो ठीक है प्राइमरी है, अगर इन केस ओरिजिनल निकल गया तो जो आपने फोटोकॉपी 10 सेट 20 सेट 50 सेट जो भी करवाए हैं वो एक दूसरे के प्राइमरी है। तो अगर मोर देन वन डॉक्यूमेंट ऑल आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस तो वो सब प्राइमरी एविडेंस है, आप उसको दे सकते हैं। ये कब लगता है? ये लगता है, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है, ये लगता है कंप्यूटर था, मैंने इसमें टाइप किया, टाइप करके प्रिंट किया, टाइप करके प्रिंट किया। अब ये टाइप वाला तो मेरे पास होगा नहीं, मैंने तो टाइप करके प्रिंट करके वो डिलीट कर दिया होगा। तो जो प्रिंट किया अगर एक पेपर है तो प्राइमरी है, एक से ज्यादा सेट निकाले तो सभी प्राइमरी है। ये तब लगता है। तो प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन करता है कि प्राइमरी एविडेंस कौन से कागज को कहा जाएगा। अगर जो कागज है वो ओरिजिनल में पेश होता है प्राइमरी, अगर कागज डॉक्यूमेंट कई पार्ट्स में है हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस है, अगर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में है तो यहाँ पे प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है। ये काउंटर पार्ट को जो साइन कर रहा है, जिस पार्ट को जो पार्टी साइन कर रही है वो पार्ट तो उस पार्टी के खिलाफ होगा प्राइमरी, और जिसको साइन नहीं कर रही है वो बाकी के हो जाएंगे सेकेंडरी। चौथा, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, सब एक ही टाइम पे प्रिंट हुए हैं, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, तो वो सभी के सभी एक दूसरे के खिलाफ क्या है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस। ये है प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 3-4 कैटेगरी आती है प्राइमरी एविडेंस की। ठीक है, अब हम आते हैं कि भैया ये सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। कब हम किसी पेपर को कब हम किसी पेपर को सेकेंडरी एविडेंस बोलेंगे? अगर अगर कोर्ट में जो कागज पेश हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश हो रहा है, वो ओरिजिनल की फोटोकॉपी है, ओरिजिनल की फोटोकॉपी है सेकेंडरी एविडेंस, ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी है सेकेंडरी एविडेंस। पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते, जो सरकारी कागज होते हैं उसमें ज्यादातर सर्टिफाइड कॉपी पेश होती है, सेकेंडरी एविडेंस। अगर कागज नहीं मिल रहा, ओरिजिनल कागज नहीं मिल रहा, जो कोर्ट में आके गवाही दे रहा है वो कोई पर्सन है, वो कोई पर्सन है जो कहता है हाँ सर मैंने वो कागज पढ़ा हुआ है, मैंने वो कागज देखा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो पर्सन कहलाएगा सेकेंडरी एविडेंस। चौथा, काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर वो पार्ट को जिसको साइन किया है पार्टी ने वो तो होगा प्राइमरी। काउंटर पार्ट के केस के अंदर पार्ट पार्टी हैज नॉट साइन या नॉट एग्जीक्यूट, तो प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी होगा ओरिजिनल, प्राइमरी होगा पार्ट्स में, ठीक है। प्राइमरी होगा आपका नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, प्राइमरी होगा आपका काउंटर पार्ट। चार ही आपके प्राइमरी की कैटेगरी हैं, चार ही आपकी सेकेंडरी है। तो अगर मान लो ए और बी में एग्रीमेंट होता है और ओरिजिनल एग्रीमेंट ना पेश होके कॉपी पेश हो जाती है। अगर मान लो कोई सरकारी कागज है, वो सरकारी कागज ओरिजिनल ना पेश होके उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश हो जाती है। कोई तहसीलदार के कोई रजिस्टर की अंदर कोई एविडेंस है केस का, और वो रजिस्टर नहीं आ सकता, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, ये हम जब पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे।
तीसरा, हमारे पास उसका कोई और कागज ही नहीं है, ओरिजिनल गुम गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस के अंदर कोई ऐसा आदमी जिसने उस कागज को पढ़ा हुआ है, जिसने उस कागज को देखा हुआ है, अगर वो आके गवाही देता है, सेकेंडरी एविडेंस। चौथा, काउंटर पार्ट के केस के अंदर हमने काउंटर पार्ट में पहले ही पढ़ लिया है कि अगर काउंटर पार्ट है, डॉक्यूमेंट क्या है, काउंटर पार्ट में हुआ है, काउंटर पार्ट हम जानते ही हैं क्या है, डॉक्यूमेंट अगर काउंटर पार्ट में हुआ है तो वो पार्ट जिसको पार्टी ने साइन नहीं किया है, वो कॉपी जिसको पार्टी ने साइन नहीं किया है, वो उस पार्टी के खिलाफ, जिसने साइन नहीं किया है उसके खिलाफ होगा सेकेंडरी एविडेंस। तो क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी, ये हमने देख लिया। अब हमने क्या पढ़ लिया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम आते हैं कि प्राइमरी कब दिया जाएगा, सेकेंडरी कब दिया जाएगा। प्राइमरी एविडेंस किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए प्राइमरी एविडेंस कब दिया जाएगा, और किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं। देखो, पहले ही बात कर चुके हैं कि जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि हमेशा प्राइमरी एविडेंस, हमेशा ओरिजिनल कागज पेश किया जाएगा। तो जनरल रूल तो यही है, तो हमें यहाँ पर तो कुछ भी जानने लायक नहीं है। ये तो ये है कि 64 कहता है कि जनरल रूल ये है कि प्राइमरी एविडेंस पेश करेंगे, तो हमेशा आप प्राइमरी एविडेंस पेश करेंगे। 65 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहता है कि सेकेंडरी एविडेंस कब पेश किए जाएंगे, सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जाता है, बहुत जरूरी है। अगर ये जो कंडीशन हम पढ़ेंगे वो कंडीशन लगती है, तब तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। फोटोकॉपी जो भी अपने ने पढ़ा है सेकेंडरी एविडेंस में, उस कागज की फोटोकॉपी दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो कौन कौन सी कंडीशन है जब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, 65 का लिख रहा हूं। अगर ये कुछ कंडीशन है तो, अगर जो ओरिजिनल ऐसा है जो इजीली मूवेबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, इजीली मूवेबल नहीं है कि भाई वो इतने ज्यादा बड़ा कागज है, इतने ज्यादा उसमें पेजेस हैं कि उसको मूव करना बहुत मुश्किल है, काफी पुराना कागज है, इधर से उधर ले जाएंगे फट सकता है, खराब हो सकता है, आप ओरिजिनल मत लाइए, उसकी फोटोकॉपी पेश कर दीजिए अगर इजीली मूवेबल नहीं है। दूसरा, अगर जो है ओरिजिनल लॉस्ट हो चुका है, गुम चुका है, खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप उसकी फोटोकॉपी पेश कर दीजिए अगर है तो। तीसरा, अगर जो ओरिजिनल कागज है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सरकारी कागज है, किसी भी सरकारी दफ्तर का रिकॉर्ड है, आपको वो रिकॉर्ड नहीं पेश करने की जरूरत, आप उसकी फोटोकॉपी पेश कर दीजिए, सर्टिफाइड कॉपी। पब्लिक डॉक्यूमेंट के केस के अंदर क्या पेश करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी पेश करेंगे, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दीजिए। अगर जो ओरिजिनल है वो इजीली एग्जामिन नहीं हो सकता, ओरिजिनल में इतने ज्यादा पेज हैं, 50,000 1 लाख पेज हैं कि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है कोर्ट के अंदर, तो आप क्या करिए, उसकी जो समरी है, जो जिस्ट है, वो दे दीजिए कोर्ट को, कोर्ट को उसकी सिर्फ समरी जाननी है
या कोर्ट को उसमें सिर्फ 2 लाइनें जाननी है कि क्या उस पूरी किताब में ऐसी कोई बात लिखी हुई है, तो आप सिर्फ वो पेज ला दीजिए जहां पे वो बात लिखी हुई। अगर ओरिजिनल जो है पूरा का पूरा कन्वीनियंटली कोर्ट में एग्जामिन नहीं हो सकता, आप उसकी फोटोकॉपी दे दीजिए, समरी दे दीजिए। अगर जो है ओरिजिनल ऐसा है जो टाइम पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, कोर्ट को कोई कागज चाहिए आज, आप कह रहे हैं सर वो कागज तो 2000 किलोमीटर दूर है, कोर्ट कहती है यार इतना भी इंपॉर्टेंट कागज नहीं है, आप एक काम करिए उसकी फैक्स पे कॉपी मंगा दीजिए। तो अगर जो ओरिजिनल है टाइम पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है किसी भी कारण से, आप उसकी फोटोकॉपी पेश कर दीजिए। अगर जो ओरिजिनल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कई बातें और निकलेगी। अगर जो ओरिजिनल है वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति कोर्ट की रीच से बाहर है, आउट ऑफ रीच ऑफ कोर्ट, वो जो ओरिजिनल है वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कोर्ट की रीच में नहीं है। जो व्यक्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अब उससे कागज मंगाना है, अब नहीं आ सकता, क्या करें? तो आप क्या करिए, फोटो कॉपी पेश कर दीजिए। ओरिजिनल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके खिलाफ ही आपको वो कागज पेश करना है। ओरिजिनल जो है ऐसे व्यक्ति के पोजेशन में है जिसके खिलाफ आपको कागज पेश करना है। ओरिजिनल जो है इस व्यक्ति के है, इस व्यक्ति को आपने नोटिस इशू किया है, आपने कोर्ट से नोटिस इशू करवाया कि भाई कागज पेश कर दो, उसने फिर भी पेश नहीं किया, तो आप फोटोकॉपी पेश कर दीजिए। इस पे ज्यादा ध्यान रखना, बाकी तो फिर भी नहीं भूलोगे। तो अगर ओरिजिनल जो है किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो कोर्ट की रीच में नहीं, इंडिया से बाहर है, कोर्ट के अंडर नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है ओरिजिनल जिसके खिलाफ ही आपको वो कागज पेश करना है, अब उसके खिलाफ पेश करना है तो वो तो ओरिजिनल नहीं देगा, सिंपल सी बात है, क्यों देगा? उसी के खिलाफ ही तो वो कागज है, तो आप फोटोकॉपी पेश कर दीजिए। ओरिजिनल जिस व्यक्ति के कब्जे में है, आपने उसको कोर्ट से नोटिस इशू कराया कि भैया कागज पेश कर दो, उसने फिर भी पेश नहीं किया, तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे दीजिए। तो सेकेंडरी एविडेंस इन गिनती की कैटेगरी में है, जिसको याद करने की ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। एमडी के 74 फैक्ट, मूवेबल, डिस्ट्रॉयड, 74 इज फॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन 74 में डिफाइंड एविडेंस एक्ट। पोजेशन ऑफ पर्सन, ओरिजिनल इन पोजेशन ऑफ पर्सन, ओरिजिनल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, ओरिजिनल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन टाइम। अगर ये कंडीशन है, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है कि भैया ओरिजिनल मूव नहीं हो सकता, इजीली मूवेबल नहीं है, ओरिजिनल गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कागज जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति की पोजेशन में है जो कोर्ट की रीच में नहीं है, जिसको आपने नोटिस इशू किया वो फिर भी कागज नहीं पेश करता, ओरिजिनल ऐसा है जो कोर्ट में एग्जामिन नहीं हो सकता, ओरिजिनल ऐसा है जिसको टाइम पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 65। तो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या पढ़ा है अब तक? हमने ये पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब दिया जा सकता है? डॉक्यूमेंट्री फैक्ट पर। डॉक्यूमेंट्री फैक्ट पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस दिए जा सकते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? या तो वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा हो सकता है? या प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस कैसा होगा? सेक्शन 62 ओरिजिनल होगा, वो 2-3 बातें। सेकेंडरी एविडेंस कैसा होगा? सेक्शन 63 फोटोकॉपी, काउंटर पार्ट, वो कुछ बातें। अब आती है उसके बाद प्राइमरी एविडेंस कब दिया जा सकता है? जनरल रूल के अंदर आप हमेशा प्राइमरी एविडेंस ही देंगे। सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है? अगर ये 4-5 कंडीशन लगती हैं तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो कितनी बातें हो गई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में? डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव हो सकता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस कब पेश किया जा सकता है? सेकेंडरी एविडेंस कब पेश किया जा सकता है? यहाँ अपना
एडमिसिबिलिटी का टॉपिक खत्म होता है। एडमिसिबिलिटी में हमने ये पढ़ लिया है, ओरल एविडेंस, ओरल फैक्ट कैसे प्रूव होगा, ओरल एविडेंस कैसे दिया जाएगा, ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री में भी हमने ये बातें पढ़ ली, दोनों बातें हमारी, दोनों पार्ट हमारे खत्म। अब जो आता है, ये दोनों पार्ट खत्म करने के बाद अब जो अपना आता है वो है दो स्पेशल बातें। एक नोटिस इशू करना, एक अगर डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड है तो। ये कुछ दो बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन बातों का कई बार और कई ज्यादा होता है, तो अपने को ये बातें पता होनी चाहिए। अब हमारा आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो है पहली बात, नोटिस टू प्रोड्यूस। ये क्या है? ये कंडीशन है कि ये कब लगेगा, ये सेकेंडरी एविडेंस के केस में लगेगा। ये कहना चाहता है कि हर बार ये नहीं होता है, हर बार ये नहीं होता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस को अपनी इच्छा से पेश करते हैं। कि भाई जो सेक्शन 65 में जो कंडीशन बताई है ना, कि अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। हर बार ऐसे नहीं होता है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करते हैं। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गुम गया है, आप पेश कर दो कौन सा, सेकेंडरी एविडेंस। हर बार नहीं होता। एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आपको सेकेंडरी एविडेंस पेश करने से पहले सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होगा। नोटिस किस चीज का? आपको नोटिस देना होगा इस चीज का कि भाई मैं मतलब कोई वजह होती है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप उसको पेश करिए, वरना मैं इसका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर दूंगा। ये क्या होता है? वो नोटिस होता है। तो ये कब लगता है? ये सेक्शन ये कहना चाहता है कि अगर अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी ऐसे व्यक्ति की पोजीशन में है जो व्यक्ति कोर्ट की रीच से बाहर है, जो व्यक्ति उसी व्यक्ति के खिलाफ आपको तो अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कोर्ट की रीच में नहीं है, जो जिसके खिलाफ आपको कागज ओरिजिनल आपको उसी के खिलाफ पेश करना है और ओरिजिनल उसी के पास है, तो अगर ये वाली कंडीशन, हमने 65 में ये कंडीशन पढ़ी थी, अगर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना सेकेंडरी एविडेंस को पेश करने के लिए, तो आप डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस पेश नहीं कर सकते। आपको जो पार्टी है जो प्रोड्यूसिंग या एंटाइटल है टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, उस पार्टी को सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस देना होगा। किस पार्टी को? इस पर्सन को या उसके एडवोकेट को। इस पर्सन को या उसके एडवोकेट को नोटिस देना होगा कि भैया देखिए ओरिजिनल आपके पास है, या तो आप ओरिजिनल पेश कर दीजिए, वरना मैं सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकता हूं और फिर मैं सेकेंडरी एविडेंस पेश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन भी कि प्रैक्टिकली कई बार इन बातों पे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। पार्टी ने सेकेंडरी एविडेंस पेश किया, वकील कह देता है सर इन्होंने नोटिस ही नहीं किया। तो कोर्ट को पता होना चाहिए नोटिस देना कब जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कब नोटिस देना जरूरी है। नोटिस देना हर केस में जरूरी नहीं है। सेक्शन 65 की हर कंडीशन में नोटिस देना जरूरी नहीं है। नोटिस तब सिर्फ कब देना होगा? अगर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे किसी व्यक्ति की पोजीशन में है
जो व्यक्ति कोर्ट की रीच में नहीं है, जिस व्यक्ति के खिलाफ उस डॉक्यूमेंट को पेश करना है, अगर ऐसा कुछ है, तब जो पार्टी, जो पर्सन सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, वो सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस इशू करेगा इस पर्सन को या इसके वकील को। ये है सेक्शन 66। अब आती है बात इस सेक्शन का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कब नोटिस देना जरूरी नहीं है, नोटिस नॉट रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, रोज का काम होगा आपका, तो आपके लिए जरूरी बात जानना। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कब नोटिस देना होगा, आपको ये भी जानना जरूरी है कि कब नोटिस देने की जरूरत नहीं। तो ये तो आप जान गए कि कब नोटिस देना होगा। अगर जो ओरिजिनल है वो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो कोर्ट की रीच में नहीं है, तो जो भी पार्टी उसका सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है, वो सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस देगी सामने वाली पार्टी को। अब आता है इसका एक्सेप्शन, या नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी। हमने ये तो पढ़ लिया नोटिस कब देना होगा, पर ये भी आपको पता होना चाहिए नोटिस कब देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 66 लग रहा होगा, पर फिर भी पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं। अगर जो ओरिजिनल है वो सामने वाली पार्टी फोर्स से, फ्रॉड से ले गई। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट था, कागज चाहिए, रखना तो ए को चाहिए था, पर फ्रॉड से वो कागज बी अपने पास ले गया, बी वो कागज को फोर्सफुली अपने पास ले गया। तो उस केस के अंदर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि सेक्शन 66 की बातें लग रही होंगी। तो अगर जो ओरिजिनल है वो सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड से, फोर्स से अपने पास रख लिया है, तब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर सामने वाली पार्टी ये एक्सेप्ट कर गई कि जो ओरिजिनल है सर वो गुम चुका है, ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर ओरिजिनल या डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट एक्सेप्टेड बाय ऑपोजिट पार्टी, अगर ऑपोजिट पार्टी ये एक्सेप्ट कर चुकी है, तो आपको ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है 66 की। आप डायरेक्टली बिना नोटिस इशू किए सेकेंडरी एविडेंस दे दीजिए। तीसरा, अगर जो ओरिजिनल है वो उस आदमी के पास है जो कोर्ट की रीच के बाहर है, आपको नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, आप नोटिस मत करिए। सेक्शन 66 हालांकि कहता है, पर वही एज एन एक्सेप्शन ये चीज लिख हुई। चौथा, अगर ओरिजिनल पहले से ही कोर्ट में, आप उसका सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? मान लो ओरिजिनल जो है उसमें 3-4 कागज है, 3-4 पेज है, ठीक है। जिस पार्टी ने ओरिजिनल पेश किया उसने एक कागज पेश ही नहीं किया, 3 कागज पेश कर दिए, एक कागज हटा दिया। अब आपके पास ओरिजिनल नहीं है, आप क्या करेंगे? आप सेकेंडरी एविडेंस उसकी कॉपी पेश करते हैं। तो अगर ओरिजिनल पहले से ही कोर्ट में है, आपको उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं। तो नोटिस देने का इंटेंशन क्या है कि भैया कागज आपके पास है, आप पेश कर दो, ये तो नोटिस है। आपके पास कागज है, आप पेश कर दो, वरना मैं सेकेंडरी जो कॉपी है वो पेश कर दूंगा। कॉपी गुम गई, कहाँ से पेश करेगा? कॉपी पहले से ओरिजिनल में है, ओरिजिनल जो है पहले से कोर्ट में है, वो कहाँ से पेश करेगा? पहले से ही है। तो पांचवा, अगर जो है जो डिस्प्यूट है कि जो कागज प्रूव करना है वो क्या है? नोटिस। केस नहीं है, केस वाला कुछ प्रूव ही नहीं करना, प्रूव ही यही करना है कि मान लो ए जो है कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस देता है, बी ऑब्जेक्ट करता है कि सर इसने नोटिस नहीं दिया, केस ये चल रहा है। अब यहाँ पे दोबारा नोटिस थोड़ी दोगे आप। ए कहता है मैंने नोटिस दिया है, बी कहता है नोटिस नहीं दिया, तो आप क्या करिए? आप जो नोटिस है उसकी कॉपी दे दीजिए, आप नोटिस की कॉपी दे दीजिए, इतना सा खेल है। आप नोटिस की कॉपी कोर्ट में पेश कर दीजिए कि सर ये देखिए कॉपी नोटिस की, मैंने इनको ये कॉपी भिजवाई हुई है। तो सिंपल सी कंडीशन है कि जनरल रूल ये बोलता है कि अगर आप सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, किस कंडीशन के अंदर? उस कंडीशन के अंदर कि जो ओरिजिनल है वो ऐसे व्यक्ति की पोजेशन में है जो व्यक्ति कोर्ट की रीच के बाहर है, जिस व्यक्ति के खिलाफ वो कागज पेश करना है, तो आप डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। आप पहले उसको नोटिस इश्यू करेंगे, उसके बाद अगर वो कागज नहीं पेश करता है ओरिजिनल,
फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। पर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर ओरिजिनल जो है वो सामने वाली पार्टी फ्रॉड से फोर्स से अपने पास ले ली, आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉपी उसकी पेश कर दीजिए कोर्ट में। अगर ओरिजिनल जो है उसको सामने वाली पार्टी मान चुकी है कि ये गुम गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ है, तो आप कॉपी पेश कर दीजिए। अगर जो सामने वाली पार्टी है वो आउट ऑफ रीच, जिसके पास ओरिजिनल है वो कोर्ट की रीच से बाहर है, जो ओरिजिनल है, तो जो ओरिजिनल जिस पर्सन के पास है वो कोर्ट की रीच के बाहर है, तो आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस दे दीजिए। नो नीड टू इश्यू द नोटिस। ओरिजिनल पहले से ही कोर्ट में है, नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, वो पेश क्या करेगा, पहले से तो कोर्ट में पेश कर गया। सेकेंडरी एविडेंस जो कागज प्रूव करना है वो केस का कागज ही नहीं है, वो डिस्प्यूट क्या है, नोटिस। भाई नोटिस प्रूव करना है, आप नोटिस प्रूव, अगर प्रूव ही नोटिस करना है कि नोटिस दिया है या नहीं दिया, आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट नोटिस की कॉपी दे दीजिए। आपको दोबारा नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट में नोटिस की कॉपी पेश कर दीजिए, आप ये प्रूव कर दीजिए कि आपने नोटिस दिया है, आप डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। FLOTM, ये इतनी सी गिनती की कंडीशन है। तो एक हमारी स्पेशल सर्कमस्टेंस को हम पढ़ चुके हैं कि कब पार्टी को नोटिस देना होता है सेकेंडरी एविडेंस पेश करने का, सेक्शन 66। अब हम आते हैं कुछ जनरल बातों पे। वो जनरल बातें ये होंगी, एक तरह से हम एक अलग ही सिनेरियो पढ़ेंगे। वो सिनेरियो ये होगा, हमें ये पढ़ा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, कैसे देना है, प्राइमरी देना है, सेकेंडरी, सब पढ़ा। कानून के अंदर, एविडेंस एक्ट में अंदर एक बात बोली गई है, जो बात इतनी सी है कि अगर एविडेंस एक्ट में जो ये बात बोली गई है वो बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, अगर जो है जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है। अगर बात ये बोली गई है कि भैया डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, लाइक मोर्टगेज डीड, हमने पढ़ा था ना, मोर्टगेज डीड इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, विटनेस द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कागज है, इसको प्रूव करना है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली बोलता है कि अगर कोई कागज है जो अटेस्टेड होना चाहिए, वो कागज तब तक एविडेंस के तौर पर रिसीव नहीं किया जाएगा जब तक हम अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लेते। तो हमने जितना भी पढ़ा अब तक, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड सेक्शन 61 से रिलेटेड सेक्शन 66 तक जितना भी पढ़ा है, अगर बात आ जाएगी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की, कि भाई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए था या फिर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए था या फिर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, अगर ऐसी कोई बात आ जाती है, तब उस केस के अंदर ये सेक्शन लगाने से पहले, एविडेंस रिसीव करने से पहले, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, कोर्ट हमेशा अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएगी। जिस भी, मान लो ये मॉर्टगेज डीड है, इस पे अटेस्टेड होते हैं दो लोग, विटनेस जो है, विटनेस 1, विटनेस 2। कोर्ट इस कागज को रिसीव करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, इसको एज एन एविडेंस रिसीव करने से पहले विटनेस को बुलाएगी, उसको बोलेगी कि आप बताइए, ये कागज है, इस पे आपके अटेस्टेशन के साइन है, आप द्वारा अटेस्टेड है, क्या ये कागज ऐसा है, क्या आपने ऐसा कोई कागज अटेस्ट किया है। तो वो उससे पूछेगी, वो कहेगा हाँ सर, ऐसे करके ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था मॉर्टगेज का, और मैं उसका अटेस्टेड विटनेस हूँ, अटेस्टिंग विटनेस हूँ। क्यों, ताकि कोर्ट के पास एक, मतलब कहा जाए, डायरेक्ट एविडेंस आ जाए।
कोर्ट के पास एक पर्सन एविडेंस होता है, पर्सनल एविडेंस जो होता है, एक आई विटनेस जो होता है वो आ जाए कि भाई जो आई विटनेस है जिसके साइन है जब वही बात भूल गया तो कोर्ट के पास क्या हो जाएगा, कोर्ट जेन्युइननेस, इस डॉक्यूमेंट की जो जेन्युइननेस है कोर्ट इसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट ने ये एक स्पेशल बात जोड़ी कि भैया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे हमने सब बातें पढ़ ली, ठीक है, सेक्शन 61 टू 66 हम सब पढ़ गए, ठीक है, पर अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है या डॉक्यूमेंट कानून द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए और वो अटेस्टेड है, डॉक्यूमेंट अगर अटेस्टेड है तो हम उसको तब तक एविडेंस के तौर पर नहीं लेंगे। सिंपल भाषा में हम तब तक सेक्शन 61 से 66 तक नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं रिसीव करेंगे जब तक हम किसी विटनेस को नहीं बुला लेते, हम अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लेते और उससे ये कंफर्म नहीं कर लेते कि हाँ ये जो सिग्नेचर है ये आपके हैं या नहीं है, ताकि हम जो है कागज की जेन्युइननेस पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये है अटेस्टेशन के बारे में बात। तो सिंपल सी बात ये है, ये कहता है अगर डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड है तो उसको तब तक एविडेंस में नहीं रिसीव किया जाएगा until at least one attesting witness has been called। उस अटेस्टेशन को कंफर्म करने के लिए एक, दोनों नहीं चाहिए। जैसे मान लो मोर्टगेज पे दो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं ना, अपने को दोनों नहीं चाहिए। सेक्शन 68 कहता है कि हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ही बुलाना है। हमें तो ये कंफर्म करना है कि भाई ऐसा कोई कागज हुआ था नहीं हुआ था, बस। तो हमें सिर्फ एक विटनेस चाहिए। तो आप 61 से 66 तो ध्यान रखेंगे, नोटिस वगैरह सब कुछ, और हमेशा एक चीज और याद रखेंगे, अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है तो पहले विटनेस को बुलाएंगे, अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएंगे, फिर उसके बाद 61 से 66 पर चलेंगे। पहले 68 को कंफर्म करेंगे, फिर 61 से 66 पर चलेंगे। एक बात। अब हम आते हैं अटेस्टिंग विटनेस से रिलेटेड कुछ बातों पर कि भाई वो मना कर देता है, वो नहीं मिलता, तब क्या करेंगे। कुछ बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। पहली चीज, इफ विटनेस नॉट फाउंड या डेड, भाई वो मरा मिला ही नहीं, मर गया, तब क्या करोगे। दोनों, एक क्या, कोई भी नहीं है, भाई दो होते हैं, मान लो दो इस कागज पे दो अटेस्टिंग विटनेस है, विटनेस 1 विटनेस 2, आप किसी भी एक को बुला सकते हो, दोनों ही मर गए, कोई विटनेस ही नहीं मिला, मिला नहीं या मर गया, अब क्या करेंगे। तो अब कानून आपको एक प्रिविलेज देता है। कानून कहता है आप क्या करिए, आप ये सेटिस्फाई कर लीजिए कि हैंडराइटिंग ऑफ विटनेस एंड पार्टी जो है वो सही है। आप क्या करिए, विटनेस का सिग्नेचर, विटनेस 2 का सिग्नेचर, अगर पार्टीज का सिग्नेचर है वो, अगर उन्होंने खुद से हाथ से कुछ लिखा हुआ है वो, आप ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये उनकी हैंडराइटिंग है, बात खत्म। तो 68 आप देखेंगे, अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएंगे, अगर अटेस्टिंग विटनेस मर गया, नहीं मिला, अब क्या करेंगे, कुछ मत करो, उनकी हैंडराइटिंग कंफर्म कर लो। किनकी, पार्टी की और विटनेस की। आप विटनेस की हैंडराइटिंग कंफर्म कर लो, पार्टी की हैंडराइटिंग कंफर्म कर लो, उसके बाद आप 61 से 66 पर चल पड़ो। ये एक बात। दूसरी बात, अगर विटनेस
डिनाई कर देता है अटेस्टेशन। विटनेस कह देता है सर ऐसा कोई कागज हुआ ही नहीं, मेरे ये साइन ही नहीं है, ये वो। तो हम क्या करें? अब क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट इस कागज को रिजेक्ट कर देगी, नहीं, कोर्ट इस कागज को रिजेक्ट नहीं करेगी। कोर्ट पार्टी को एक ऑप्शन देगी कि आप और एविडेंस पेश कर दीजिए। आप अगर किसी भी एविडेंस से ये प्रूव कर दें कि ये जो सिग्नेचर है विटनेस के हैं, ये जो सिग्नेचर जो आपने किए हैं वो आपके हैं, या फिर आप ये प्रूव कर दें कि ऐसा कोई एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हुआ है, हम विटनेस द्वारा बोली गई बात को रिजेक्ट कर देंगे। हम विटनेस द्वारा बोली गई बात को रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर विटनेस डिनाई कर देता है अटेस्टेशन को, तो पार्टी कैन प्रूव थ्रू एनी अदर एविडेंस। या तो 70 है या 71 है, कुछ ऐसे है, थोड़ा देख लेना, मुझे सेक्शन कंफर्म नहीं आ रहा है, ये ऐसे कुछ है, ठीक है। 68, 69, 71 है, ठीक है। तो देखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम पढ़ चुके हैं, दो बातें हमने स्पेशल पढ़ी हैं। एक, नोटिस कब देना होगा सेकेंडरी एविडेंस पेश करने के लिए। दूसरा, अगर जो कागज है वो अटेस्टेड है तब क्या होगा। देखिए, अगर कागज अटेस्टेड है तो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना होगा। किसको बुलाना होगा? सिर्फ एक को, दोनों को नहीं, सिर्फ एक को। तो इम्पोर्टेंस तो इनको दी गई है। आप अटेस्टिंग कोर्ट अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएगी, उससे कंफर्म करेगी, फिर जो है सेक्शन 61 टू 66 में चलेगी। पर इसको इम्पोर्टेंस तो दी गई है, पर ऐसा नहीं है कि इसको इसी को ही सारी इम्पोर्टेंस दे दी कि यही है जो है, ऐसा नहीं। अगर विटनेस नहीं मिला, मर गया, कोई बात नहीं, पार्टी ये प्रूव कर दे कि जो विटनेस की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर है, पार्टी की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर है, वो उन्हीं की हैंडराइटिंग में है, कोर्ट आगे चल पड़ेगी। मतलब जो आगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की प्रक्रिया है उस पर चल पड़ेगी। तीसरी बात, अगर विटनेस मना भी कर देता है कि सर मैंने तो साइन नहीं किए, ऐसा कोई कागज ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कोर्ट इस कागज को रिजेक्ट कर देगी, नहीं। फिर भी कोर्ट पार्टी को ऑप्शन देगी कि आप अभी भी कोई और एविडेंस से प्रूव कर दीजिए कि ऐसा कोई एग्रीमेंट आप लोगों के बीच में हुआ है, जो सिग्नेचर है वो विटनेस के हैं, जो सिग्नेचर आपके हैं वो आप ही के असली सिग्नेचर हैं। हम विटनेस द्वारा बोली गई बात को रिजेक्ट कर देंगे और सेक्शन 61 से 66 में चल पड़ेंगे। ये इतनी सी बात है। अटेस्टेशन के बारे में जो बातें हैं वो इतनी सी बातें हैं। 68 टू 72 अटेस्टेशन की बातें चलती हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा जो अब है ये टोटल कंप्लीट होता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमें ये याद रखना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब होगा, कैसे होगा। फिर हमें याद रखना है नोटिस देने की कब जरूरत है, और फिर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर कागज अटेस्टेड निकल जाता है, अगर जो कागज है वो कानून द्वारा रिक्वायर्ड है टू बी अटेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल मोर्टगेज की डीड, तब हमें क्या चीजें फॉलो करनी होगी, तब जो है जज साहब क्या चीजें फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 61 से 66 में चलेंगे। ये याद रखना। एक छोटी सी बात, ये जो हमने ये वाली बात पढ़ी है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर जो है चाहे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, चाहे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, चाहे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, अगर अगर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड किसमें है, एक मिनट,
अगर चाहे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, पर अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है 1908 के अंदर, तब उस केस के अंदर हमें ये बातें फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, सेक्शन 68 टू 72 नहीं लगेगा, सेक्शन 68 टू 72 नहीं लगेगा। तो इन चार बातों को याद रखना। उसके बाद ये याद रखना कि अटेस्टेड वाली बातें लगेगी तो सही, पर अगर वही जो कागज अटेस्टेड है, पर अगर उस कागज को रजिस्टर और करवा दिया, तब कोर्ट 68 टू 72 वाली जो फॉर्मेलिटी है ना, ये कोर्ट नहीं देखेगी। जो आपने अभी फॉर्मेलिटी पढ़ी है ना, ये सारी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना, मना कर गया तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो क्या करेंगे, कोर्ट इसमें जाएगी नहीं। क्यों? कोर्ट कहती है जब कागज रजिस्टर हो गया, सरकारी तौर पर उस कागज की एंट्री हो गई, तब हमें क्या जेन्युइननेस करना है, हमें क्या जरूरत पड़ गई। जब कागज की एंट्री हो गई, बात ही खत्म हो गई, अब डिस्प्यूट होने की जरूरत ही नहीं, मतलब कागज ऐसा था। तो अगर अटेस्टेड है और अगर वो रजिस्टर्ड हो गया, तब कोर्ट को इस फॉर्मेलिटी में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारा एडमिसिबिलिटी का जो मेजर पोर्शन है वो खत्म होता है। अब हमारे टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।